शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है समकालीन भारत कक्षा 10वीं में जो उसमें संसाधन एवं विकास चल रहा था, हमने संसाधन की जो परिभाषा है उसके बारे में देख लिया था कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब हमने देखा था कि संसाधन मानव के द्वारा, यानी कि संसाधनों को हम वर्गीकरण करें तो एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को हमने बांटा था। तो जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, वह एक तो पहला उसका प्रकार होता है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। जो नवीकरण योग्य संसाधन है बच्चों, उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो पहला है सतत अथवा प्रवाह संसाधन, जैसे पवन है, जल है। उसके बाद में जैव संसाधन। तो जैव जो संसाधन है उसमें हमने वनस्पति संसाधन और वन्यजीव बांटा गया था। इसके बाद बच्चों अनवीकरण योग्य जो संसाधन है उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक पहला है चक्रीय संसाधन, दूसरा है अचक्रीय संसाधन। जो चक्रीय संसाधन है, जैसे कि धातु को हम किसी भी रूप की कोई भी वस्तु बना सकते हैं और फिर उसको पिघलाकर हम कोई भी वस्तु में ढाल सकते हैं, तो ये चक्रीय संसाधन है, यानी पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। अचक्रीय संसाधन जीवाश्म ईंधन है बच्चों कि जिसको हम एक बार उपयोग कर लें, उसके बाद में उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। फिर अगर हम देखें दूसरा प्रकार है मानवीय। तो मानवीय में संरचना और संस्था वाला है। मानवीय संसाधन है उसमें उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो संरचना एवं संस्था और दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। तो इसके बाद में हमने देखा कि बच्चों संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, इन भागों में बांट लिया था। फिर अब हम आज पढ़ रहे हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार तो हम एक एक इसको विस्तार से देखेंगे बच्चों। और संसाधन क्या है, तो ये आपने परिभाषा आपको जहन में बैठ गई होगी कि भाई संसाधन क्या है और इनका मानव के द्वारा किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। और संसाधन प्राकृतिक भी है और मानव द्वारा भी निर्मित हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन पूरी तरह से प्राकृतिक द्वारा दिए गए उपहार है, मानव के द्वारा भी निर्मित है संसाधन। तो हम देखेंगे बच्चों कि भाई संसाधनों के प्रकार। तो सबसे जो पहला प्रकार है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमने संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन यानी कि जिनमें जीवन व्याप्त हैं, इस पृथ्वी पर जो भी जिनमें जीवन व्याप्त हैं वह सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसको। तो संसाधनों के प्रकार हम बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अब देखते हैं कि जैव संसाधन किसे कहेंगे कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त हैं। और इनमें क्या है? जीवन व्याप्त हैं। तो जीवन व्याप्त हैं जैसे मनुष्य संसाधन है, वनस्पति जात संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है।
प्राणी जात भी जैव संसाधन है बच्चों। मत्स्य भी जैव संसाधन है। जीवन यानी जो भी जंतु हैं वो जीवन आ गया। पशुधन, जितने भी पशुधन हैं वो सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आदि ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में देखेंगे बच्चों कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे सारे संसाधन जो कौन सी वस्तु से बने हैं, निर्जीव वस्तु से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातु। अब एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि अजैव संसाधनों के 2 उदाहरण लिखिए। अजैव संसाधन हैं उसके 2 उदाहरण लिखिए। तो जो बच्चे पढ़ने वाले थे उन्होंने तो कर दिया कि चट्टानें और धातु। चट्टानें इनमें जीवन नहीं पाया जाता, धातु में जीवन नहीं पाया जाता, तो ये अजैव संसाधन हैं। तो उदाहरण के रूप में चट्टानें और धातु ये अजैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों समाप्तता के आधार पर या समाप्त होने के जो बहुत से संसाधन ऐसे हैं कि वह चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकते, वो समाप्त हो जाएंगे एक दिन। तो समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन संसाधनों का हम नवीकरण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अब देखिए नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी कि हम बच्चों कुछ संसाधनों को भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव वन, ये उदाहरण हैं। इन नवीकरण योग्य जो संसाधन है उसके उदाहरण हैं सौर, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला संसाधन है और इसको हम नवीकृत कर सकते हैं। दूसरी बात है जल को हम परिशोधन करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। वन लकड़ी काट कर और ज़्यादा वन लगाकर हम वनों को भी नवीकरण कर सकते हैं। वन्यजीव प्रजनन क्षमता के माध्यम से अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो जितने भी संसाधन हैं बच्चों, ये नवीकरण संसाधन हैं, यानी कि इनको हम का विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हम इनको विकास करके हम इनको पर्यावरण में इनका योगदान है और हम इसका विकास कर सकते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपन, जंगली जीव जंतु हैं, अगर उनका शिकार नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी प्रजनन क्षमता के माध्यम से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। आगे देखते हैं, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया गया है। यानी कि जो नवीकरण योग्य जो संसाधन है बच्चों, तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन, तो ये दूसरा है, समाप्यता के आधार पर दूसरा संसाधन है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। एक लंबे यानी कि जो अनवीकरण योग्य जो संसाधन हैं बच्चों, इनका विकास है ना एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज, जैसे कि खनिज हैं और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं।
अब देखिए बच्चों, हमने देखा कि अनवीकरण योग्य संसाधन, इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी कि अब जो कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये जितने भी जो जीवाश्म ईंधन हैं, इनको बनने में लाखों वर्ष लग गए। यानी कि लाखों वर्ष पहले ये पेड़ पौधे पृथ्वी की तह में दब गए और दबने की वजह से ये आज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सब एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में इनका विकास हुआ है। तब जाके ये हमें डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये संसाधन इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जब समय लगता है और फिर इनको एक बार खपत हो जाती है तो फिर दोबारा का उपयोग में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इनको अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। बच्चों आगे देखते हैं, इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातु, ये पुनः चक्रीय हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए क्या धातु बच्चों क्या होता है, ये पुनः चक्रीय है। यानी ये जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है या अनवीकरण योग्य संसाधन है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है हमने कि एक तो पहला है चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। तो हमने देखा चक्रीय और एक अचक्रीय। तो चक्रीय यानी कि धातु पुनः चक्रीय हैं। तो धातु को हम जैसे कि मान लीजिए किसी भी वस्तु बन गई कोई भी, और वस्तु को हम ढाल कर वापस उसको पिघला कर हम और भी वस्तु बना सकते हैं। और कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, अचक्रीय हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, अचक्रीय, इनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए ये अचक्रीय हैं। तो इनको भी जो कि अनवीकरण योग्य जो संसाधन है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो चक्रीय है और दूसरा अचक्रीय है। एक बार तो अचक्रीय है वो हैं जो एक बार उपयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे कि भाई देखिए स्वामित्व के आधार पर बच्चों देखिए व्यक्तिगत संसाधन जैसे कि आपके तो इसको चार भागों में डिवाइड किया है बच्चों। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इनको चार भागों में हम बांटा है। तो व्यक्तिगत जो संसाधन है बच्चों, तो व्यक्तिगत संसाधन पहला है, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। यानी कि संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं बच्चों, वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। और बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है और किसानों के द्वारा उसका आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को क्या देते हैं, लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोगों के पास भूमि के स्वामी होते हैं। आपने देखा होगा सरकार के द्वारा किसानों को जो ये जितनी भी ज़मीन है वो सरकार की है, ना कि किसान की बच्चों। तो सरकार के द्वारा बहुत से किसानों को ज़मीन आवंटित की गई है और किसान उसके बदले क्या देता है, लगान देता है सरकार को। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। यानी कि गाँव में आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से लोगों के पास तो बहुत सारी ज़मीन होती है और बहुत से लोगों के पास ज़मीन नहीं होती क्योंकि वो मजदूरी करते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। जो शहरों में देखेंगे होंगे बच्चों, तो उनके पास बड़े बड़े मकान होते हैं और घर होते हैं, अन्य बहुत सारी उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि मालिक होते हैं, जैसे कि बाग हैं, चरागाह हैं, तालाब है और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी कि आप इसमें NCERT का जो सिलेबस है वो करके ज्ञात करें। तो इसी पे आधारित है। तो आप अपने परिवार में जितने भी संसाधन हैं उनकी एक सूची बनाइए और फिर अपने जो विषय अध्यापक हैं वो उनसे कहिए कि भाई कौन सा संसाधन व्यक्तिगत है, कौन सा क्या है, तो मिलान कीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे बच्चों सामुदायिक संसाधन जो हैं समुदाय के संसाधन। अब इसको हम